अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के हवाले से हम फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे और हमने फंक्शंस के हवाले से यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि हम फंक्शन को पास बाय रेफरेंस किस तरह से हम फंक्शंस को प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ आर्गूमेंट के तौर पे। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा टॉप में कार्ड्स में भी शो हो रहा होगा। अगर आपको उस वीडियो में कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि हम फंक्शन को एरे एज अ आर्गूमेंट के तौर पे किस तरह से पास कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक माय फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो ये तो लास्ट फंक्शन के पैरामीटर से जिसमें हम क्या कर रहे थे, पास बाय रेफरेंस कर रहे थे एरे को, पास बाय रेफरेंस कर रहे थे फंक्शन को। तो इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और हम देखते हैं कि फंक्शन को हम एरे किस तरह से एज अ आर्गूमेंट के तौर पे पास कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फंक्शन को, यहाँ पे माय फंक्शन है, इस सिंपल सा क्या किया हुआ है हमने, वॉइड, इसकी रिटर्न टाइप क्या है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। आगे फंक्शन का नाम है और पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस में हमने कोई भी पैरामीटर देने होते हैं फंक्शन को जो कि एज अ वेरिएबल के तौर पे काम करते हैं फंक्शन। तो यहाँ पे क्या कि क्योंकि हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि हमने एरे किस तरह से फंक्शन को पास करना है एज अ आर्गूमेंट के तौर पे, तो हमें यहाँ पे जो फंक्शन का पैरामीटर लेना होगा वो भी एक एरे ही का टाइप का लेना होगा, क्योंकि उसने फंक्शन में वेरिएबल के तौर पे काम करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इंट टाइप का एक एरे डिफाइन कर लेते हैं माय नंबर्स का, ओके, जिसकी लेंथ क्या होगी, हमारे पास 5 लेंथ होगी, ओके। अब हम क्या करते हैं कि सिंपल ये जो एरे जो हम अपने मेन फंक्शन से जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे माय फंक्शन को, तो इसमें एक एरे हम पास करेंगे एज अ आर्गूमेंट के तौर पे जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगी। वो किधर आएंगी, वो 5 एलिमेंट्स जब ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा तो फंक्शन क्या एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा। तो वो क्या करेगा, वो अपनी बॉडी को चलाएगा। तो ये जो बॉडी है, ये जो फंक्शन की क्या होती है डेफिनेशन, ये रन होगी। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल ये जो माय एरे, ये जो पैरामीटर है जिसमें आर्गूमेंट आएगा और वो इस माय एरे, ये जो एरे है माय नंबर्स का, उसमें वो एरे की तमाम एलिमेंट्स इस माय नंबर्स में सेव हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, इस माय नंबर के थ्रू हम उन तमाम एलिमेंट्स को कंसोल के ऊपर प्रिंट करा लेते हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसके लिए एरे की एलिमेंट्स को कंसोल के ऊपर प्रिंट कराने के लिए हम क्या लूप यूज़ करते हैं, हम फॉर का लूप यूज़ करते हैं, ओके। जब आपको पता हो कि हम ये जो लूप है किसी एरे के ऊपर चलाने लगे हैं तो हम हमेशा वाइल को स्किप कर देते हैं और हम फॉर का लूप चलाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर का लूप, और फॉर का कीवर्ड लिख लिया और इंट आई इज इक्वल टू 0। हमने हमारी पहली स्टेटमेंट क्या है जिसमें आई को हम 0 से इनिशियलाइज करें। इसको हम 0 से क्यों इनिशियलाइज करें, और इस स्टेटमेंट में टोटल एक दफा चलना है। ये स्टेटमेंट 1 जो है इसमें हमने वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज किया, वो इसलिए कि ये जो एरे है इसकी एलिमेंट्स कितनी है, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। और एरे का जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 इंडेक्स पे एरे की पहली एलिमेंट पड़ी होती है और 1 इंडेक्स पे सेकंड एलिमेंट पड़ी होती है, इसी तरह सो ऑन। सो हमने 0 से इसीलिए इनिशियलाइज किया है कि जब हम इस एरे की 0 इंडेक्स पे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो तो हमारे पास जो वेरिएबल है जिसको हमने इनिशियलाइज करना है उसको हम 0 से इनिशियलाइज हमने किया हुआ हो। उसके बाद हमारे पास आगे क्या है, हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन है जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या आई लेस देन और इक्वल टू 4 है। अब लेस देन और इक्वल टू 4 हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि जो एरे की जो इंडेक्स है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो 0 से लेके 4 इंडेक्स तक तमाम एलिमेंट्स पड़ी होंगी। 0 पे पहली एलिमेंट, 2 पे सेकंड एलिमेंट, 3 पे थर्ड एलिमेंट, 4 पे 4 एलिमेंट और 4th इंडेक्स पे हमारे पास 5th एलिमेंट, ओके। तो 0 से लेके हमारे पास क्या हो गया, 4th इंडेक्सेस तक तमाम के तमाम 5 एलिमेंट्स पूरी हो जाती हैं, 0 1 2 3 और 4, ओके। उसके बाद हमारे पास आखिरी स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, आई प्लस प्लस कर रहे हैं। ये जो हमारी स्टेटमेंट है, जब ये जो बॉडी होगी फॉर की लूप की, ये चलेगी तो इसकी जब ये बॉडी से रिटर्न होगा तो हमारी ये स्टेटमेंट हर दफ़ा क्या होगी, ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी आउट करा लेते हैं तमाम के तमाम एलिमेंट्स को माय नंबर्स की कंसोल के ऊपर, ओके। सो माय नंबर्स, और इसमें क्या दे दिया हमने, आई वेरिएबल पास कर दिया और आखिर में हमने क्या लगा दिया, एंड एल लगा दिया, ओके। तो होगा क्या कि हमारा 0 से इनिशियलाइज हुआ है, हमारे माय नंबर्स एरे में आएगा, 0 वैल्यू यहाँ पे पुट होगी। 0 वैल्यूज जब यहाँ पे पुट होगी तो 0 इंडेक्स में हमारे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कराएंगे। उसके बाद हमारा क्या, मैंने क्या कहा, ये हमारा उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। जब भी ये बॉडी हमारे फंक्शन की चलेगी उसके बाद जब दोबारा ये जो फॉर का लूप है, जब उसकी ये बॉडी चलेगी तो ये दोबारा किधर जाएगा, उसके बाद आखिर में इस स्टेटमेंट में जाएगा, उसमें 1 प्लस होगा और हमारे पास क्या हो जाएगी, अब ये स्टेटमेंट चलेगी और ये देखेगी क्या 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, यस 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। दोबारा से फॉर के लूप की बॉडी में आएगा और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद दोबारा से इधर जाएगा। तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जब तक इसके तमाम इंडेक्सेस, ये जो माय नंबर्स आ रहे हैं,
तमाम इंडेक्सेस कंप्लीट कंसोल के ऊपर प्रिंट नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा ये फॉर का लूप चलता रहेगा। जैसे ही हमारी वैल्यू आई की वैल्यू 5 होगी, 5 जो है लेस देन और इक्वल टू 4 नहीं है, तो हमारा ये फॉर का लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि हम अपने इस ये जो हमारा माई फंक्शन है इसको एक एरे हमने पास करना है, एक एरे। तो वो पहले हम एरे क्रिएट कर लेते हैं, जो हम इस फंक्शन को जब हम इसको कॉल करेंगे तो उसको एज अ आर्गूमेंट के तौर पे हम वो एरे पास करेंगे। तो मैं इन टाइप का एरे माई नंबर सी डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसकी लेंथ क्या है, क्योंकि हमने बताया हुआ है फंक्शन को कि हमारे एरे की लेंथ क्या होगी, 5 होगी। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, 5 एलिमेंट्स का एरे ही डिक्लेयर करना है, और उसको क्या करते हैं हम एरे लिटरल यूज करके उसको उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हम 10, 20, 30, 40 एंड 50 5 एलिमेंट्स का एरे है, तो इसमें हमने 5 एलिमेंट्स पुट कर दी। ओके, एरे लिटरल को यूज करते हुए कॉमा सेपरेट कर दिया तमाम के तमाम एलिमेंट्स को। अब हम क्या करते हैं, इस एरे को जब हम माई फंक्शन को कॉल करते हैं, इसमें इस एरे को हम पास कर देंगे एज अ आर्गूमेंट के तौर पे। तो यहाँ पे जो आपके नोट करने वाली चीज़ है कि जब हम एरे को पास करते हैं फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट के तौर पे, तो हम जस्ट एरे का क्या करते हैं, नाम यूज़ करते हैं। इसके आगे जो इसकी लेंथ होती है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने लिखी होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स और जो लेंथ है एरे वो हम पास नहीं करते। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, माई फंक्शन को कॉल किया। तो ये फंक्शन की बॉडी तब भी एग्जीक्यूट होगी जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया और इसमें एरे एज अ आर्गूमेंट के तौर पर पास कर दिया। और इसमें इस चीज़ का नोट करने वाली है कि हम इसमें एरे की जस्ट नाम पास करते हैं। तो अब हम इसको कंपाइल करके रन करते हैं, देखते हैं कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास कंसोल के ऊपर तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हमने एरे में डाली थी 10, 20, 30, 40 और 50 वो कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गई हैं जब हमने अपने माई फंक्शन को कॉल किया है। और उसमें हमने क्या यूज़ किया, फॉर का लूप यूज़ किया है, और इसके जरिए हमने तमाम के तमाम एलिमेंट्स को कंसोल के ऊपर प्रिंट करा दी। ओके, सो इस चीज में आपको मैंने बता दिया है, इस चीज को आपने दोबारा से नोट कर लेना है कि दैट व्हेन यू कॉल द फंक्शन यू ओनली नीड टू यूज एरे नेम। एरे का नाम यूज करना है व्हेन पासिंग इट एज अ आर्गूमेंट। जब आप एरे को एज अ आर्गूमेंट पास कर रहे होते हो, तो माई फंक्शन में जब हमने एरे को पास किया तो उसका जस्ट नाम यूज किया। हाउएवर, जबकि आप जब फुल डिक्लेरेशन कर रहे होते हो फंक्शन की, ये देखें, ये वहां पे हम फंक्शन को जब डिक्लेयर कर रहे हैं और इसकी हमने जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो वहां पे हमने क्या यूज करना होता है, जब हम उसको पैरामीटर एरे पास कर रहे होते हैं तो उसमें हमने पूरा कंप्लीट एरे लिखना, जो नाम के साथ उसकी लेंथ भी लिखना जरूरी होती है। तो जब हम फंक्शन को एरे एज अ आर्गूमेंट के तौर पे पास कर रहे हैं तो वहां पे हमें एरे के साथ उसकी लेंथ लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहां पे जब हम एरे उसमें एज अ पैरामीटर के तौर पे दे रहे हैं तो वहां पे हमें इसकी लेंथ डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम ये लेंथ डिफाइन नहीं करेंगे तो हमको एरर आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से पूरी की पूरी हमें ये डिफाइन करना जरूरी है जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होंगे। ओके, हमें उम्मीद है आपको एरे का समझ आ गया होगा कि आप एरे को एज अ आर्गूमेंट फंक्शन को किस तरह से पास कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग को। विद फंक्शन ओवरलोडिंग आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस को आप एक ही नाम दे सकते हैं, सेम नेम, बट उनके पैरामीटर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है कि आप मल्टीपल फंक्शंस को सेम नेम दे सकते हैं, लेकिन जस्ट आपने क्या रखना होगा, उनको पैरामीटर्स को डिफरेंट रखना होगा, या आप पैरामीटर्स भी डिफरेंट रखेंगे और उसमें एक और चीज जो है आप रिटर्न टाइप भी डिफरेंट रख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं क्या करता हूं कि मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे कमेंट में लिख के बताता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। कि सपोज कर लें आपने एक इंट टाइप का फंक्शन बनाया है माई फंक्शन। ओके, और इसमें आपने एक वेरिएबल पास किया है, पैरामीटर है इसका एक इंट एक्स, एक ही पैरामीटर है इस फंक्शन का। एक और फंक्शन हम डिफाइन करते हैं फ्लोट, इसका नाम भी क्या है, माई फंक्शन ही है। ओके, और इसमें हम कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, इसमें भी क्या कर देते हैं हम, फ्लोट एक्स, एक ही पैरामीटर। लेकिन आप देख सकते हैं फंक्शन का नाम क्या है, सेम है, जस्ट जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे इंटीजर टाइप का पैरामीटर है, यहाँ पे फ्लोट टाइप का पैरामीटर है, यहाँ पे रिटर्न टाइप फंक्शन की इंट है, यहाँ पे रिटर्न टाइप फंक्शन की क्या है, फ्लोट है। इसी तरह अगर मैं डबल एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, सेम नेम, रिटर्न टाइप क्या है उसकी डबल है, और इसमें भी पैरामीटर क्या है, डबल टाइप का पैरामीटर है हमारे पास एक्स। तो ये क्या होती है, इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, आप इसमें दो पैरामीटर्स भी डाल सकते हैं, आप कर दें डबल एक्स और डबल वाई। ओके, सो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है कि फंक्शन के नाम क्या होगा, सेम होगा, इस फंक्शन का भी नाम सेम है, ये भी नाम सेम है, नाम सेम है, पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। इंट एक्स है, यहाँ पे फ्लोट एक्स है, यहाँ पे दो पैरामीटर्स आ गए, डबल एक्स और डबल वाई।
यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट है, यहाँ पे फ्लोट है और यहाँ पे डबल है। ओके, सो हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। जब हम सिंपल फंक्शन बना रहे होते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हम एक फंक्शन लेंगे, सपोज कर ले हमने दो नंबर्स को प्लस करना है, तो हम यहाँ पे इसी फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको खत्म कर देता हूँ, क्योंकि हमें एरेज की तो एज आर्गूमेंट के तौर पे किस तरह से हम फंक्शन को पास कर सकते हैं वो हमें समझ आ गई है। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन का नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ कि ये क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा फंक्शन, और उसमें फंक्शन का नाम क्या है, प्लस। प्लस का फंक्शन है जो कि क्या कह रहा है, इंट। तो प्लस फंक इंट, ये दो नंबर्स को क्या करेगा, आपस में ऐड करेगा। तो वो जो दो नंबर्स को ऐड करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर क्या है, वो दो जो हम नंबर्स हैं वो एज आर्गूमेंट के तौर पे इस फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे। तो हमें यहाँ पे दो ही वेरिएबल, जो दो पैरामीटर्स इस फंक्शन के डिफाइन करना पड़ेंगे, जो कि एज अ वेरिएबल के तौर पे काम करेंगे फंक्शन में। तो हमने क्या कर दिया, इंट एक्स और इंट वाई दो वेरिएबल डिफाइन कर लिए। अब मैं क्या कहता हूँ, सिंपल क्या कहता हूँ कि ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, इंट रिटर्न कर रहा है, और इंट में क्या रिटर्न कर रहे हैं, प्लस। तो इन दोनों को मैं सम करता हूँ और उसको मैं रिटर्न करा देता हूँ इस फंक्शन के जरिए। तो मैं रिटर्न क्या करा रहा हूँ, एक्स प्लस वाई। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, इंट डबल टाइप का फंक्शन यहाँ पे हम ले लेते हैं, और वो क्या कर रहा है, उस फंक्शन का नाम क्या है, प्लस फंक डबल। ओके, ये मैं किस लिए लिख रहा हूँ, ताकि आपको फंक्शन ओवरलोडिंग की समझ आ जाए। अभी आपको थोड़ी देर में फंक्शन ओवरलोडिंग की समझ आ जाएगी कि मैं क्यों फंक्शन ओवरलोडिंग की बात कर रहा हूँ। तो डबल वाई, और ये भी क्या कर रहा है, ये भी इन दो नंबर्स को, ये जो दो पैरामीटर्स हैं इसके, इनका सम करके ये रिटर्न कर रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, रिटर्न एक्स प्लस वाई। ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि हम एक यहाँ पे नंबर ले लेते हैं इंटीजर टाइप के, जो कि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है एक्स प्लस वाई को। तो मैं क्या कहता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ इंट माई नम वन। ओके, और इसमें मैं क्या कहता हूँ, जो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन को मैं जो प्लस फंक इन है, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ, और इसमें दो वैल्यूज, क्योंकि ये दो वैल्यूज का सम कर रहा है आपस में, तो मैं दो वैल्यूज इसको एज आर्गूमेंट के तौर पर पास करता हूँ, एक 8 और एक 5। ओके, और दूसरा मैं क्या कर लेता हूँ, एक डबल टाइप का नंबर ले लेता हूँ, माई नम 2, जिसमें जो मेरा दूसरा फंक्शन है प्लस फंक डबल, वो उसको कॉल करता हूँ, और उसमें मैं दो वैल्यूज पास करता हूँ, 4.3, और क्योंकि वो डबल टाइप की वैल्यूज का सम करके मुझे वापस रिटर्न कर रहा है, तो 6.26। तो ये मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए, और उनको मैंने जो रिजल्ट आएगा, जब फंक्शन मुझे रिजल्ट रिटर्न करेगा, वो उनमें नम वन में मैं इंटीजर टाइप के जो वैल्यूज पास किए हैं उनका सम सेव करवा रहा हूँ, और जो डबल है माई नम 2, इसमें जो मैं डबल वैल्यूज जो मैंने पास किया उनका सम करके जो मैं रिटर्न करवा दूं माई प्लस फंक डबल के जरिए, वो मैं उसमें सेव करवा रहा हूँ। तो देखते हैं कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है। तो सी आउट हम करा लेते हैं, इंट ओ माई नम 1 एंड एल हो गया, और हमारे पास दूसरा क्या है, सी आउट करा लेते हैं हम, जो डबल का सम हो रहा है। ओके, तो माई नम डबल। ओके, तो देखते हैं कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है। सो जो सम है हमारे पास इंटीजर टाइप का, वो 13 हो गया, 8 प्लस 5 13, और 4.3 और 6.26 का सम क्या हो गया, 10.56। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें काम दोनों फंक्शन क्या कर रहे हैं, सेम ही कर रहे हैं, दोनों फंक्शन सम कर रहे हैं, लेकिन मैंने क्या रखा है, दो डिफरेंट फंक्शंस, इसके लिए हमें क्या करने पड़े हैं, डिफाइन करने पड़े हैं। तो अगर हम इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग टू फंक्शंस दैट शुड डू द सेम थिंग, इट इज बेटर टू ओवरलोड वन, हम क्या कर देते हैं, एक ही फंक्शन को ओवरलोड कर लेते हैं। सो हम इसी फंक्शंस को क्या करते हैं, हम एक ही फंक्शन यूज करते हैं और उसको ओवरलोड करते हैं। तो सिंपल क्या करते हैं, जो मेरा ये प्लस फंक्शन है, इसमें से मैं इंट को हटा देता हूं, और इधर से भी मैं क्या कर देता हूं, प्लस फंक्शन के इंट डबल को हटा देता हूं। तो अब ये क्या हो गया, हमारे फंक्शन का नाम क्या हो गया, एक ही नाम रह गया, प्लस फंक, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सम कर रहा है। तो हमने फंक्शन को क्या कर दिया, ओवरलोड कर दिया, नेम हमने क्या कर दिया, फंक्शन का सेम कर दिया। ओके, अब यहाँ पे जो चीज हुई है वो ये हुई है कि हमने कंपाइलर अब इतना समझदार है कि उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि जब हम प्लस फंक और इसमें जब हम वैल्यूज इंटीजर टाइप की पास करेंगे, तो ये हमेशा इसी फंक्शन को कॉल करेगा, जो कि है जिसमें इंटीजर टाइप की पैरामीटर्स हैं। ओके, और जब हम इस माई फंक डबल को डबल की वैल्यूज एज आर्गूमेंट के तौर पे पास करेंगे, यहाँ पे देखें डबल वैल्यूज हम एज आर्गूमेंट के तौर पे पास कर रहे हैं, तो कंपाइलर इतना समझदार है कि वो उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि मैंने इस फंक्शन को अब क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, अब हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग हो गई है, हमने सेम नेम यूज कर लिया है, लेकिन जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, वो डिफरेंट है। इसको क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर हम कंपाइल करके इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं सेम
रिजल्ट हमारे पास आ रहा है int 13 और डबल 10.56। सो हमारे पास क्या है कि मल्टीपल फंक्शंस कैन हैव द सेम नेम एज लॉन्ग एज द नंबर एंड और टाइप ऑफ पैरामीटर्स आर डिफरेंट। अगर ये जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं ये या फिर उनकी टाइप डिफरेंट होगी तो हम फंक्शंस को जितने मर्जी फंक्शंस ओवरलोड करना चाहें हम कर सकते हैं। सेम नेम से हम मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो उम्मीद है फंक्शंस ओवरलोडिंग की आपको समझ आ गई होगी और इसकी बेनिफिट की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको, रिकर्जन को। सी प्लस प्लस में हम रिकर्जन किस तरह से कर सकते हैं। सो रिकर्जन बेसिकली क्या है सी प्लस प्लस में कि ये टेक्निक ऑफ मेकिंग फंक्शन कॉल इटसेल्फ। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है। ओके, यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे कि फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे, ये देखें डिक्लेयर किया, यहाँ पे डिफाइन किया, तो हम कॉल क्या कर रहे हैं फंक्शन को, ये इस जगह पे कर रहे हैं। तो फंक्शन के अंदर से ही फंक्शन अपने आप को कॉल करे, इसको क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं। और ये जो टेक्निक है ये प्रोवाइड करती है, ब्रेक कर देती है, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, इससे हमें एक कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू सिंपल प्रॉब्लम्स विच आर इजियर टू सॉल्व, जो कि क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं हमारे लिए सॉल्व करना। ओके, रिकर्जन को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और जो बेस्ट वे है टू फिगर आउट हाउ इट वर्क इज टू एक्सपेरिमेंट विद इट। ओके, अगर आप रिकर्जन को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप बेस्ट वे यही है कि आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें। रिकर्जन के हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि रिकर्जन एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमने एडिंग टू नंबर्स टुगेदर जो है, अगर हम दो नंबर्स को, जैसे कि ये सिंपल टू नंबर्स को हम ऐड कर रहे थे, तो ये सिंपल है क्योंकि हमने जस्ट दो नंबर्स को आपस में ऐड करना है। लेकिन अगर हमने एक रेंज ऑफ नंबर्स को आपस में ऐड करना है तो ये मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत सारे नंबर्स को अगर हमने आपस में ऐड करना है। सो अगर हमने अब इसी चीज को क्या करते हैं कि हम एक रेंज ऑफ नंबर्स को ऐड करते हैं, और उसको किस टेक्निक के थ्रू ऐड करते हैं, हम रिकर्जन के थ्रू। तो रिकर्जन क्या करेंगे, रिकर्जन के थ्रू हम इस तरह से करेंगे एक रेंज ऑफ नंबर्स को कि हम उनको क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे कि एडिंग टू नंबर्स, हम दो ही नंबर्स ऐड कर रहे हैं, और दो नंबर में हमने क्या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, हमारे पास क्या है, मल्टीपल नंबर्स हैं, उनको हम इस तरह से रिकर्जन यूज करेंगे कि हम उनको ब्रेक डाउन कर देंगे कि हम असल में नंबर्स दो ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या लग रही है, रिकर्जन लग रही है, जिसकी वजह से वो तमाम के तमाम नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस फंक्शन को मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सम का फंक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो प्लस फंक्शन को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे क्या कह देता हूँ, मैं एक सम का फंक्शन ले लेता हूँ जिसमें जस्ट एक ही आर्गूमेंट है हमारे पास के। ओके, सो एक ही आर्गूमेंट सॉरी एक ही पैरामीटर है इसका के, और एक ही हम इसको आर्गूमेंट पास करेंगे। ओके, सो हम क्या करते हैं, इफ, अगर, इफ की जो लॉजिक, इफ कंडीशन यूज करते हैं। इफ अगर के क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो है, अगर के क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो क्या करे, ये जो इफ का ब्लॉक है ये चले, और इसमें क्या करे, ये रिटर्न क्या करे। ओके, सो ये रिटर्न क्या करे, क्योंकि ये फंक्शन के देखें इन टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ये रिटर्न क्या करे, ये बेसिकली हमें के प्लस सम ऑफ के माइनस वन रिटर्न करे। ओके, सो ये क्या के रिटर्न करे, के प्लस सम ऑफ के माइनस वन। अगर के क्या है, जो हमने यहाँ पे इस पैरामीटर को वैल्यू दी है, वो अगर ग्रेटर देन जीरो है। अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ये रिकर्जन परफॉर्म हो रही है, ये जो पूरी की पूरी ये है, ये यहाँ पे रिकर्जन परफॉर्म हो रही है। यहाँ पे रिकर्जन किस तरह से परफॉर्म हो रही है इसको हम देखते हैं। ओके, सो अब हम रिकर्जन को समझते हैं। इसको मैंने ये एक पिक्चर आपके सामने लेके आया हूँ, इसके जरिए आपको रिकर्जन की बेस्ट समझ आ जाएगी। सपोज कर लें हम एक ये जो जो पैरामीटर को जो हमने वैल्यू पास की है, जिसके ऊपर हम रिकर्जन परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि रेंज ऑफ नंबर्स हैं जिन्होंने आपस में ऐड होना है। तो सपोज कर लें हम इसको के को, इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि हम के को 10 वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ये जो पैरामीटर हमने पास किया है, इसको जो वैल्यू पास किया एज आर्गूमेंट, वो हमने 10 पास किया है। तो 10 क्या है, वो ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा इस तरह से कि हमारे पास जब 10 वैल्यू यहाँ पे आएगी के में, तो के में 10 होगा प्लस हम क्या कह रहे हैं, सम ऑफ 9। 9 क्यों, क्योंकि के 10 माइनस 1 9। ओके, तो ये क्या होगा, के प्लस 10 माइनस 9 पहली रिकर्जन में। अगली रिकर्जन में क्या होगा, 10 प्लस 9 प्लस सम ऑफ 8, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, आगे फर्दर मूव कर जाएगा, तो सम ऑफ 8। इस तरह इससे अगली रिकर्जन में क्या होगा, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस सम ऑफ 7, और सो ऑन इसी तरह। और एंड में हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 प्लस 9 प्लस 8 7 6 5 4 और सम ऑफ 0, और एंड में हमारे पास क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी रिकर्जन हमारे पास इस तरह से ये बन जाएगी। और ये पूरे 10 से लेके 0 तक तमाम नंबर्स को क्या कर देगा, इस रिकर्जन के थ्रू हम ऐड कर लेंगे। ओके,
अब ये टर्मिनेट किस तरह से हो गया, ये जो फंक्शन है इसने ये रिकर्जन यहां तक तो परफॉर्म कर ली, तो अब हम इसको टर्मिनेट किस तरह से करेंगे। हम कहेंगे जब एल्स जैसे ही हमारे पास क्या हो, के की वैल्यू क्या हो, लेस देन जीरो, मतलब के अब ग्रेटर देन जीरो नहीं रहा, के जीरो हो गया है। तो के क्या ग्रेटर देन जीरो नहीं, जब के इक्वल टू जीरो हो जाए, ये जैसे कि यहाँ पे देखें के अब क्या है हमारे पास जीरो है, क्योंकि सम में अब जीरो पड़ा हुआ है, तो हमें क्या कर दे यहाँ पे रिटर्न कर दे, क्या जीरो, जीरो को रिटर्न कर दे। तो इस तरह से क्या होगी, ये रिकर्जन परफॉर्म होगी। हमारा ये जो 10 से लेके जीरो तक नंबर्स तमाम के तमाम इस रिकर्जन के थ्रू आपस में ऐड हो जाएंगे। उम्मीद है यहाँ पे आपको रिकर्जन की समझ आ गई होगी। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ से आपको मजीद क्लियर हो रहा है कि हम किस तरह से रिकर्जन परफॉर्म कर रहे हैं। 10 प्लस सम ऑफ 9, इससे अगली रिकर्जन है 10 प्लस 9 प्लस सम ऑफ 8, इससे अगली रिकर्जन में 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस सम ऑफ 7, और सो ऑन, और एंड में हमारे पास क्या हो गया 10 प्लस 9 प्लस 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे अपने इस ये जो सम का फंक्शन है इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो इस सारे को मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ और सिंपल क्या करते हैं, हम एक इंट जो रिजल्ट आता है रेंज ऑफ नंबर्स का, वो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं इंट रिजल्ट का। और हम क्या कहते हैं कि हम अब सम वाले फंक्शन को कॉल करते हैं और इसमें वैल्यू क्या पुट करते हैं 10 के 10 वैल्यू पुट की। और अब हम क्या करते हैं रिजल्ट को, जो रिजल्ट में वैल्यू आएगी जो रेंज ऑफ नंबर्स का 10 से लेके 0 तक तमाम नंबर्स का आपस में जो ऐड होंगे उनका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट वेरिएबल में सेव होगा, उसको हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते हैं। तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो कंपाइल करके इसको रन करते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पास 55 10 से लेकर 0 तक तमाम नंबर्स का जब आपस में सम हुआ तो हमारे पास 55 रिजल्ट आया। इसी तरह अगर हम 15 नंबर्स को आपस में 15 से लेकर 0 तक तमाम नंबर्स को आपस में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी रिकर्जन के थ्रू परफॉर्म हो जाएगा और देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। सो 120 उसका रिजल्ट आता है, तो आपके सामने कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से हम रिकर्जन परफॉर्म कर सकते हैं। हमने किया क्या है बेसिकली देख लें, हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था, हमने तमाम नंबर्स को एक रेंज ऑफ नंबर्स को आपस में ऐड करना था, लेकिन रिकर्जन को हमने किस तरह से परफॉर्म किया, हमने उसी अपनी कॉम्प्लिकेटेड काम को, वो जो रेंज ऑफ नंबर्स को ऐड होना था, हमने क्या कर लिया उसको इस तरह से बना लिया कि हम दो नंबर्स को आपस में जस्ट ऐड कर रहे हैं। उन दो नंबर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो उन दो नंबर्स को ऐड करते करते हम तमाम नंबर्स को एंड तक ले जाते हैं और तमाम के तमाम नंबर्स आपस में ऐड करवा लेते हैं, जो कि हमें इस पिक्चर के थ्रू हमें क्लियर हो रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है। और रिकर्जन में होता क्या है कि जो फंक्शन होता है वो अपने आप को कॉल करता है, जो फंक्शन की बॉडी होती है उसमें फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा होता है। तो देखें ये जो सम का फंक्शन है ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है। ओके, सो अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बताने वाली वो ये है कि जो डेवलपर है कि शुड बी वेरी केयरफुल विद रिकर्जन, रिकर्जन के साथ उसको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, एज इट इज़ क्वाइट ईजी टू स्लिप इनटू द राइटिंग। अगर अब फंक्शन विच नेवर टर्मिनेट्स, आप स्लिप हो सकते हैं, आप ऐसा फंक्शन राइट कर दें जो कि कभी टर्मिनेट ही ना हो। तो रिकर्जन के साथ आपने जब रिकर्सिव फंक्शंस आप लिख रहे हो तो उसके हवाले से आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और या फिर ऐसा फंक्शन आप रिकर्जन में ना इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम रिकर्सिव फंक्शन रख रहे हैं जो कि ना मेमोरी ज़्यादा यूज़ करे और ना ही प्रोसेसर की पावर, क्योंकि अगर एक रिकर्सिव फंक्शन आपने लिखा जो कि टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है या फिर वो आपकी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मेमोरी या प्रोसेसिंग पावर ले रहा है तो उस रिकर्सिव फंक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमने इसको करेक्टली लिख लिया किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को तो ये वेरी एफिशिएंट होता है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है रिकर्जन। और इसमें मैथमेटिकली एलिजेंट है और बहुत मैथमेटिकली एलिजेंट अप्रोच है टू प्रोग्रामिंग, ये जो रिकर्जन है। ओके, सो फ्रेंड्स हमने आज जो सा है फंक्शंस को कंप्लीट कर लिया है C++ में। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ऊप को C++ में डिस्कस करेंगे।